नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन को लेकर। यहाँ पे हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन जो कि है 1D स्टेप पोटेंशियल इन बाउंडेड स्टेप। इससे पहले भी मैंने एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन को लेकर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जो कि है स्क्वायर वेल डीप पोटेंशियल। तो उस वीडियो को अगर आप लोग ने नहीं देखा तो उन्हें भी जरूर से देख लीजिए। और साथ ही साथ हमने क्वांटम मैकेनिक्स और वेक्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि है 1D स्टेप पोटेंशियल इन बाउंड स्टेट विच इज एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन 1D स्टेप पोटेंशियल। तो 1D स्टेप पोटेंशियल जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पोटेंशियल स्टेप और पोटेंशियल बैरियर में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले पोटेंशियल स्टेप जान लेते हैं। ए पोटेंशियल स्टेप करेस्पॉन्ड्स टू द फोर्स फील्ड एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल बीइंग जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट इन द लिमिटेड रीजन। ए सिंगल स्टेप पोटेंशियल इज शोन इन द फिगर 1। तो पोटेंशियल स्टेप से हम लोग को क्या पता चलता है कि कोई भी एक फोर्स फील्ड है, उस फोर्स फील्ड के बाहर जो अगर कोई भी पार्टिकल रहेगा तो उसका जो पोटेंशियल होगा इस फोर्स फील्ड के बाहर वो जीरो होगा और इस फोर्स फील्ड के अंदर उसका एक डेफिनेट पोटेंशियल होगा। तो बस इतना ही कहा गया है, इसे पोटेंशियल स्टेप कहा गया है। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Vx इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0 एंड Vx इज इक्वल टू V0 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इस डायग्राम से हम लोग को मिल रहा है जहां पे हाइट ऑफ पोटेंशियल स्टेप यहाँ पे बताया गया है V0। तो अभी देख लीजिए पोटेंशियल बैरियर ये क्या होता है। ए पोटेंशियल बैरियर हैज अ डबल स्टेप, फर्स्ट फ्रॉम Vx इज इक्वल टू 0 टू V0 एंड द सेकेंड फ्रॉम Vx इज इक्वल टू V0 टू 0, जो कि फिगर 2 में हमें दिखाया गया। तो ये पोटेंशियल बैरियर और पोटेंशियल स्टेप में जस्ट इतना ही डिफरेंस रहता है कि पोटेंशियल स्टेप में जो है इसका जो है वो इनफाइनाइट रेंज तक इसका फोर्स फील्ड रहता है और पोटेंशियल बैरियर में यहाँ पे एक बैरियर लग जाता है। ये एक डेफिनेट रीजन में ही बाउंड होकर रह जाता है। तो इसमें उन दोनों के जो दोनों स्टेप्स के बीच में जो डिस्टेंस है उन्हें हम a से माप सकते हैं और ए पोटेंशियल बैरियर इज देयरफॉर रिप्रेजेंट एज दिस। तो यहाँ पे बस बेसिकली क्या होता है Vx इक्वल टू 0 से लेकर Vx इक्वल टू V0 तक एक्सटेंड करता है और उसके बाद ये a इसका डिस्टेंस रहता है इसका बीच में और फिर से V0 से लेकर Va तक आ जाता है। तो इसे हम ऐसे देख लेते हैं कि इसका जो बैरियर वो कहां से कहां होगा। Vx इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 के लिए यहाँ पे Vx इज इक्वल टू 0। तो इस सेक्शन में क्या होगा, कोई भी पार्टिकल का जो फोर्स है वो यहाँ पे 0 होगा, 0 पोटेंशियल रहेगा। फिर V0 रहेगा, उसका पोटेंशियल कहां पे रहेगा 0 से लेके a तक। तो 0 से लेके a का बीच में यहाँ पे जो उसका पोटेंशियल होगा वो V0 होगा और फिर से जब x इक्वल टू a से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये था बेसिकली पोटेंशियल स्टेप और पोटेंशियल बैरियर का डिफरेंस। तो आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1D स्टेप पोटेंशियल इन अ बाउंड स्टेट। तो सबसे पहले इसका डायग्राम ये है, आप लोग देख लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। Let a particle of mass m and total energy E be incident from left on the potential step Vx is equal to V0 at x is equal to 0। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है और उसको टोटल एनर्जी E है, वो क्या करता है, वो इंसिडेंट करता है इस पोटेंशियल स्टेप के ऊपर। यहाँ पे कौन सा साइड से, लेफ्ट साइड से, ये इंसिडेंट बीम ये इंसिडेंट करता है। तो उसके बाद क्या होता है, फॉर x इज इक्वल टू 0 हमें क्या मिलता है, Vx इज इक्वल टू 0 विच इज फॉर x इज लेस देन 0। तो Vx इस सेक्शन में उसका जो एनर्जी होगा, उसका जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे 0 होगा और फिर V इज इक्वल टू 0 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और x अगर ग्रेटर देन या फिर 0 हुआ या 0 से ज्यादा हुआ तो उसका एक पोटेंशियल ऐड हो जाएगा जो कि होगा V0। तो अभी क्लासिकल व्यू पॉइंट से देखते हैं। क्लासिकली ए पार्टिकल इन रीजन 1, तो रीजन 1 कौन सा है, ये वाला पहला वाला रीजन जो x इज इक्वल टू 0 से कम होगा वो रीजन हम लेंगे रीजन 1 और x इक्वल टू 0 से ज्यादा होगा वो रीजन हम लेंगे रीजन 2। तो इन रीजन 1 ए पार्टिकल कैन मूव फ्रीली एज द फोर्स फील्ड इज 0। तो फोर्स फील्ड क्योंकि वहां पे 0 होते तो वो पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है। बट एट x इज इक्वल टू 0 द डिसकंटिन्यूटी ऑकर्स एंड व्हेन E इज लेस देन V0। तो अगर उसका टोटल एनर्जी, पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी है वो अगर इस रिक्वायर्ड पोटेंशियल से कम होगा तो क्या होगा, देख लेते हैं। द पार्टिकल इज इन द लेफ्ट रीजन एंड इट विल रिमेन इन द लेफ्ट रीजन फॉर एवर। इफ समटाइम्स द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव x डायरेक्शन देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, अगर उस पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी E है वो अगर इस V0 पोटेंशियल से कम हुआ तो क्या होगा, वो हमेशा के लिए ये रीजन 1 में ही रह जाएगा। अगर कभी बाई चांस वो रीजन 2 की तरफ बढ़ता भी है तो भी क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होकर इस रीजन 1 में ही रह जाएगा हमेशा के लिए। तो अब इसे क्वांटम मैकेनिकल व्यू पॉइंट से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गवर्न्ड बाय श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन
फॉर रीजन 1 एंड रीजन 2 बोथ। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम इस पार्टिकल के मोशन को श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं। एज वी नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वी हैव टू सॉल्व श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन टू एनालाइसिस द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। तो इस पार्टिकल का बिहेवियर को जानने के लिए, क्योंकि वी नॉट यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो हमें श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को लेना पड़ेगा। अभी श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को हमने एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा, लिंक्स यहाँ पे ऊपर आई सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो ये होता है बेसिकली श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, माइनस ऑफ h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m d स्क्वायर साई बाई dx स्क्वायर प्लस v साई इज इक्वल टू e साई। तो हमें इससे ये इक्वेशन मिलता है फाइनली, जो कि है d स्क्वायर साई बाई dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर होल इंटू e माइनस v साई इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ हमने सॉल्व किया, यहाँ पे माइनस ऑफ h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m को डिवाइड किया दोनों तरफ, हम लोग ने इसको ऐसे लिख लिया है। तो अभी फॉर रीजन 1, तो रीजन 1 के लिए हम श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को देख लेते हैं। तो अभी रीजन 1 में क्या है, 1 में क्या होता है, Vx जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का वैल्यू 0 रहेगा। तो क्या करेंगे हम, इस V का सेक्शन में यहाँ पे 0 आ जाएगा, और हम साई को साई 1, फॉर रीजन 1 हम यहाँ पे साई को साई 1 लिख देंगे। तो उससे हमें क्या मिलता है, d स्क्वायर साई 1 बाई dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर e साई 1 इज इक्वल टू 0। अभी e साई 1 क्यों, क्योंकि v का वैल्यू 0 और हमने साई को फॉर रीजन 1 हमने लिया, इसलिए साई 1 लिख दिया है। तो इससे हमें क्या मिलता है, d स्क्वायर साई 1 बाई dx स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी इस पूरे के पूरे कांस्टेंट को हमने इसका एक नाम दे दिया, विच इज k1। तो k1 इज इक्वल टू रूट ओवर ट्वाइस me बाई h क्रॉस, दैट इज इक्वल टू p1 बाई h क्रॉस इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाई लैम्डा 1। तो बस ये हम लोग ने दिया है, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये सिर्फ एक जनरल सॉल्यूशन है, जो कि है साई 1 इज इक्वल टू a e टू द पावर i k1 x प्लस b e टू द पावर माइनस ऑफ i k1 x। तो ये एक जनरल सॉल्यूशन है, इस टाइप के इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया, जो कि है इक्वेशन 3, where a and b are arbitrary constants. The first term of equation 3 represents the wave associated with the incident particle or incident wave, and the second term is reflected wave, which arises due to the reflection at the potential step. So जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट हमें क्या दिखाता है, ये इंसिडेंट पार्टिकल जो कि इंसिडेंट वेव की तरह आया था, और ये दूसरा पार्ट जो है वो हमें रिफ्लेक्टेड वेव दिखाता है, जो कि पोटेंशियल स्टेप में लगने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो गया था वो हमें ये सेकेंड पार्ट दिखाता है। तो अभी रीजन 2 के लिए भी देख लेते हैं। तो रीजन 2 में क्या था, Vx इज इक्वल टू V नॉट। तो V का जो वैल्यू है वो V नॉट बन जाता है रीजन 2 में। तो हमें क्या मिलेगा, जो ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम V को लेंगे V नॉट, और यहाँ पे साई को लेंगे हम लोग साई 2, क्योंकि रीजन 2 के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो हमें जो मिल जाएगा वो है d स्क्वायर साई 2 बाई dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर होल ब्रैकेट e माइनस V नॉट होल इंटू साई 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग इक्वेशन 4 ले लेते हैं, जिसे कि हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमें क्या मिलता है, d स्क्वायर साई 2 बाई dx स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर साई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो ये पूरा का पूरा सेक्शन है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हमने k2 ले लिया। तो k2 का वैल्यू हमें क्या मिलता है, ट्वाइस पाई बाई h क्रॉस v नॉट माइनस e। तो अभी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो भी हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन इज साई 2 इज इक्वल टू c e टू द पावर माइनस k2x प्लस d e टू द पावर k2x। तो ये जनरल सॉल्यूशन है, जैसे कि हमने साई 1 के टाइम में लिया था, वैसे ही ये भी एक जनरल सॉल्यूशन है, वेयर c and d आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अभी देखिए, द वेव फंक्शन साई 2 बिकम्स इनफाइनाइट एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी due to presence of the term d e to the power k2x. In order that psi 2 may remain finite, we must have d is equal to 0. तो अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जो पहला सेक्शन है, पहला सेक्शन क्या रहेगा, पहला सेक्शन इंसिडेंट बीम का रहेगा, और जो दूसरा सेक्शन DE है, ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड बीम के लिए होता है। अभी क्योंकि वो जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल साइड 2 में हम लोग इसको ले रहे हैं, तो साइड 2 में क्या होगा, उसके रिफ्लेक्शन के चांसेस करीब करीब 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो d का टर्म है, ये हमें दिखा रहा है कि उसका रिफ्लेक्शन का भी एक टर्म रहेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि d इज इक्वल टू 0 होगा, तभी जो इसका वैल्यू है वो सिर्फ इंसिडेंट बीम के लिए होगा, क्योंकि ये साई 2 का अंदर आ चुका है। तो इसीलिए हमें साई 2 का जो वैल्यू है वो हमें कुछ ऐसा मिलता है, दैट इज इक्वल टू c e टू द पावर माइनस ऑफ k2x। तो अभी हमें कॉन्स्टेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, तो उसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वी शुड अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस एज फॉलोज। तो बाउंड्री कंडीशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है where we will take the wave function is continuous at x is equal to 0 and at the first derivative x is equal to 0। ये हमने वो श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जब एक्सप्लेन किया था, वहां पे भी हम लोग ने इसे एक्सप्लेन किया था कि इसे कैसे किया जाता है। तो अभी
सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, वेव फंक्शन साई एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस, तो उससे क्या होगा, साई 1 एट 0 विल बी इक्वल टू साई 2 एट 0। तो हमें इससे क्या मिलता है, हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जो x का जगह में हमको सिर्फ 0 पुट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उसका वैल्यू जो है वो फाइनली हमें कुछ ये इक्वेशन मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव साई that is d psi by dx must also be continuous at x is equal to 0। तो इसका मतलब क्या है, d psi 1 by dx at x is equal to 0 will be equal to d psi 2 by dx at x is equal to 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये वेव फंक्शन साई है इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर उस डेरिवेटिव में हम x is equal to 0 को पुट करेंगे। तो अभी देखिए साई 1 का जो वैल्यू है ये a e टू द पावर i k1x प्लस b e टू द पावर i माइनस ऑफ i k1x, इसको हम लोग पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर ये साई 2 का वैल्यू को भी हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, और उससे कुछ हमें ऐसा इक्वेशन देखने को मिलेगा, माइनस ऑफ आई k1 a e टू द पावर i k1x माइनस ऑफ i k1 b e टू द पावर माइनस ऑफ i k1x एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ k2 c e टू द पावर माइनस ऑफ k2x। तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से ही, तो आप लोगों को पता चलेगा कि लास्ट में जो थोड़ा स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इक्वेशन होने जा रहा है, तो इसलिए हमें फाइनली ये मिलता है। और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करके कुछ ऐसे ला सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू आई k2 बाई k1 c। तो फाइनली जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू आई k2 बाई k1 c। तो ये सिंपल सॉल्यूशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और इसके बाद हम लोग इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8, क्योंकि इक्वेशन 7 में हमें मिला था a प्लस बी इज इक्वल टू सी, और इक्वेशन 8 में हमें a माइनस बी का वैल्यू मिला है। तो हम अगर 7 और 8 को प्लस करते हैं तो हमें ट्वाइस ऑफ a का वैल्यू मिलता है, जो कि है c प्लस आई k2 बाई k1 c। तो इसे भी हम लोग अगर सॉल्व करें तो हमें फाइनली c का वैल्यू मिल जाता है, या फिर हम लोग a का भी ले सकते हैं, जो भी हो। c का वैल्यू हमें क्या मिलता है, ट्वाइस ऑफ आई k1 बाई आई k1 माइनस k2a विच इज इक्वेशन 9। तो सिमिलरली हम लोग अगर 7 माइनस 8 करें तो हमें ट्वाइस ऑफ b का भी वैल्यू मिल जाता है, जो कि है c k1 माइनस आई k2 बाई k1, जिसमें अगर हम लोग c का जो ये वैल्यू हमें मिला ये अगर पुट कर दे तो हमें b और a का रिलेशन मिल जाता है, जो कि है b इज इक्वल टू आई k1 प्लस k2 बाई आई k1 माइनस k2a। तो ये हमें b और a का रिलेशन मिल गया। तो b का जो वैल्यू है वो अगर हम लोग साई 1 और साई 2 में पुट कर दे तो हमें कुछ इक्वेशन ऐसा मिलेगा। नंबर 3 में जो साई 1 का वैल्यू है वो कुछ ऐसा होगा, साई 1 इज इक्वल टू a e टू द पावर आई k1x प्लस a आई k1 प्लस k2 बाई आई k1 माइनस k2 e टू द पावर माइनस ऑफ आई k1x। तो ये होगा इक्वेशन 1। ये साई 1 का वैल्यू हमें कुछ ऐसा मिलता है, और साई 2 का वैल्यू हमें मिलेगा a ट्वाइस ऑफ आई k i बाई आई k1 माइनस k2 e टू द पावर माइनस ऑफ k2x। तो ये इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 हमें मिल गया है। तो विद द फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 2, ये ध्यान रखिए, ये इक्वेशन 2 मैंने बताया, गिव्स द इंसिडेंट वेव फंक्शन एंड द सेकंड टर्म द रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन। तो जो इक्वेशन 2 में है वो फर्स्ट टर्म जो है वो हमेशा इंसिडेंट का रहता है और सेकंड टर्म रिफ्लेक्टेड। तो सिमिलरली हम इस इक्वेशन में भी हम लोग देख सकते हैं, जो ये पहला टर्म होगा ये इंसिडेंट बीम के लिए होगा, और जो ये दूसरा टर्म होगा ये रिफ्लेक्टेड वेव के लिए होगा। तो देयरफॉर द इंसिडेंट वेव फंक्शन इज साई इंसिडेंट इज इक्वल टू a e टू द पावर आई k1x। ये a e टू द पावर आई k1x ये होगा इंसिडेंट फंक्शन साई के लिए, और रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन साई re के लिए हमें मिलेगा a आई k1 प्लस k2 बाई आई k1 माइनस k2 e टू द पावर माइनस ऑफ आई k1x। तो ये इंसिडेंट वेव फंक्शन के लिए और ये रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन के लिए मिलेगा। तो अभी हम इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं। तो द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज reflection coefficient is equal to reflected probability density current divided by incident probability density current, which is S reflected by S incident. Now probability density current for a free particle in a given region is defined. तो probability density current को हम कैसे define करते हैं? It is defined as the product of its velocity. तो velocity and probability density को product को probability density current कहते हैं। Now if v1 is the velocity of the particle in region 1, तो region 1 में अगर हम उस पार्टिकल का वेलोसिटी v1 पकड़ लेते हैं तो हमें जो कि है ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, तो v1 इंटू साई re स्टार साई re बाई v1 बाई साई इंसिडेंट स्टार साई इंसिडेंट। तो ये रिफ्लेक्टेड बीम के लिए है और ये इंसिडेंट बीम के लिए है, जिससे हम लोग अगर सॉल्व करें ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली अगर हम लोग साई रिफ्लेक्टेड का यहाँ पे वैल्यू पुट करें, क्योंकि ये साई re स्टार का मतलब ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मतलब सिर्फ साई re का जो वैल्यू है, जो रिफ्लेक्टेड का वैल्यू है उसका सामने हमको सिर्फ नेगेटिव साइन यहाँ पे लाना है। तो ये होगा साई re कॉन्जुगेट का वैल्यू, जो कि है साई re स्टार। सिमिलरली साई in इंसिडेंट के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे, जो साई इंसिडेंट का वैल्यू है a e टू द पावर आई k1x
उसका सामने हम सिर्फ नेगेटिव साइन यहाँ पे ला देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, साई इंसिडेंट स्टार, जो कि साई इंसिडेंट कॉन्जुगेट का वैल्यू हमें मिलेगा। तो फाइनली इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पूरा जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगा, जो फाइनली बचेगा वो कुछ ऐसा होगा, k2 माइनस ik1 बाई माइनस ऑफ k2 प्लस ik1 होल इंटू k2 प्लस ik1 बाई माइनस ऑफ k2 माइनस ik1। तो ये सब भी एक दूसरे से कट जाएंगे और फाइनली हमें जो रिफ्लेक्टेड कोएफिशिएंट है वो हमें 1 मिलेगा। Thus, the reflection coefficient is 1. This means that the particle incident on the step potential with E less than V0 is always reflected. This result is in agreement with the prediction of classical mechanics, but quantum mechanically and according to relation 12, there is a finite probability of locating the particle in the region which is forbidden classically. तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे reflection coefficient 1 मिला है, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई भी पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी है वो V0 से छोटा होता है तो क्या होगा, वो हमेशा ही रिफ्लेक्ट करके रीजन 1 में चले जाएंगे। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ भी इसका जो प्रेडिक्शन है वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट में रहता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है, ये रिलेशन 12, तो इसमें क्या होता है, ये फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दिखाता है उसे लोकेट करने के लिए इन द रीजन 2। तो इक्वेशन 12 हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन 12 है यहाँ पे ये एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दिखाता है उसे लोकेट करने के लिए इन रीजन 2। तो अभी हम लोग देख लेते हैं पेनिट्रेशन थ्रू द पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर से कैसे हम लोग पेनिट्रेट कर सकते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ऑल्दो द रिफ्लेक्टेड कोएफिशिएंट इज 1, दैट इज इंसिडेंट पार्टिकल विथ E less than V0 is always reflected. The wave function psi2 in region 2 which is x is greater than 0 have a finite value given by the equation 12. तो उसका जो है वो finite value एक रहता है। This wave equation does not become 0. तो ये wave equation 0 नहीं रहता है, मतलब वो उसका जो सेक्शन 2 है उस रीजन 2 में इस साई का कोई भी वैल्यू रहता है, इसका मतलब वो पेनिट्रेट होके इस रीजन के अंदर आया है। तो हमें क्या मिलता है, द वेव फंक्शन डज नॉट बिकम 0 एट x इज इक्वल टू 0 बट डिकेज एक्सपोनेंशियली, दस द पार्टिकल पेनिट्रेट्स इनटू रीजन 2 बट इज ऑलवेज फाइनली रिफ्लेक्टेड। तो क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल रीजन 2 में अगर वो अंदर घुस भी जाते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियली या तो डिके कर जाएंगी या फिर हमेशा ही ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। तो ये सिर्फ थ्योरी है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये लीकेज प्रोबेबिलिटी। तो रीजन 2 में तो कोई भी इंसिडेंट बीम का जो E इज लेस देन V0 का एनर्जी से आता है तो उसका उस रीजन 2 में जाने का प्रोबेबिलिटी या फिर लीकेज प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो हम उसे ऐसे माप सकते हैं P इज इक्वल टू psi2 स्टार psi2। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा a स्क्वायर होल इंटू 4k1 स्क्वायर बाई k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर e टू द पावर माइनस ऑफ ट्वाइस k2x। Thus, this is the finite probability of finding the particle in the region x is greater than 0. That is, there is a leakage. This is in sharp contrast with the classical mechanics. This phenomenon is known as penetration in the classical, excluded or forbidden region, and it is depicted in figure 2. तो ये कैसे पेनिट्रेट होकर रीजन 2 में आ सकते हैं, ये हम लोग फिगर 2 में देखेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, अगर कोई पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 से ज्यादा सेक्शन यानी सेक्शन 2 में अगर आ भी जाते तो वो क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियली डिके हो जाते हैं या फिर मैक्सिमम पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो हम लोग पेनिट्रेशन डेप्थ को भी एक बार देख लेते हैं। द पेनिट्रेशन डेप्थ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन विच द वेव फंक्शन psi2 रिड्यूसेस टू 1 बाई e ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली डिके हो जाती है इसलिए क्या होता है, उसका जो वेव फंक्शन का जो वैल्यू है या फिर जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो 1 बाई e टाइम्स डिके हो जाती है एट x इज इक्वल टू 0। हेंस एट x इज इक्वल टू 0 psi2 इज इक्वल टू c। लेट डेल्टा x बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, सो वी गेट psi2 वेयर x इज इक्वल टू डेल्टा x, वी गेट 1 बाई e psi2। अभी psi2 का वैल्यू क्योंकि हमने यहाँ पे c ले लिया है और ये 1 बाई e क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिके हो जाता है तो हमें फाइनली जो है उसका वैल्यू क्या मिलता है, c e टू द पावर माइनस ऑफ k2 डेल्टा x इज इक्वल टू c बाई e। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा x का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा 1 बाई k2। अभी यहाँ पे अगर हम लोग k2 का वैल्यू पुट करें तो हमें कुछ डेल्टा x का वैल्यू फाइनली ऐसा मिलेगा, डेल्टा x इज इक्वल टू h क्रॉस बाई रूट ओवर ट्वाइस m होल इंटू v0 माइनस e। तो ये होगा the penetration distance. Thus the penetration distance is inversely proportional to the square root of the mass of the incident particle. तो क्या होता है, penetration distance जो है वो inversely proportional रहता है
किसका, मास ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल का स्क्वायर रूट से। तो यही था बेसिकली 1D स्टेप पोटेंशियल इन बाउंड स्टेट का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 1D स्टेप पोटेंशियल, जहां पे होगा उसका जो एनर्जी होगा E वो ग्रेटर देन V0 होगा। तो जरूर से हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए अनबॉक्सिंग फिजिक्स को। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।